गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 है ना। पार्ट नंबर 5 में आपने पढ़ा था तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें आपको 4 भागों में तत्वों को बांटा गया था। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। पार्ट 5 में जो आपने पढ़ा था उसमें एस ब्लॉक के तत्वों की डेफिनेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप जो पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्वों के लक्षण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 3-4 पॉइंट पार्ट 5 में हो चुके थे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में कट करना पड़ा। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि आपका पहला लक्षण है इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NS1 NS2 होता है। इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NS1 व NS2 होता है। नंबर 2 आता है इन तत्वों को आवर्त सारणी के फर्स्ट ए व सेकेंड ए वर्ग में रखा गया है। पूरी आवर्त सारणी में मात्र 2 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है, एक फर्स्ट ए और एक सेकेंड ए, ठीक है ना। मात्र 2 वर्ग हैं जिनमें एस ब्लॉक तत्वों को रखा गया है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। इस आधार पर नंबर 3 देखते हैं इन तत्वों की संयोजकताएं निश्चित होती हैं। अर्थात संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व की संयोग करने की क्षमता। कोई तत्व कितना संयोग कर सकता है उसकी क्षमता ही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कह रहा है संयोग करने की क्षमता निश्चित होती है, अर्थात संयोजकता निश्चित होती है। फर्स्ट ए की संयोजकता +1 तथा सेकेंड ए की संयोजकता +2 होती है, ठीक है ना। नंबर 4 है इस ब्लॉक के सभी तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व यानी जितने भी तत्व हैं सब आयनिक यौगिक बनाते हैं, अर्थात आयनों में बनाते हैं। प्लस और माइनस उन पर चार्ज होता है। नंबर 5 है हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व ठोस धातुएं हैं। इस वर्ग में, इस ब्लॉक में यानी एस ब्लॉक में केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो गैस अवस्था में है, अर्थात हाइड्रोजन गैस होती है। बाद बाकी जितने भी तत्व हैं वो सभी धातुएं हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सभी ठोस धातुएं हैं, केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो गैस है, इसलिए कह रहा है हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व ठोस धातु हैं। नंबर 6 पर है फर्स्ट ए के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं तथा सेकेंड ए के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। फर्स्ट ए के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं और सेकेंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। आया समझ में? फर्स्ट ए के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं और सेकेंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम आगे सवाल नंबर यानी पॉइंट नंबर 7। कहाँ चलेंगे? पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि इनके आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनके आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है ना। इनके जो आयन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। देखिए चुंबकीय और अनुचुंबकीय कंडीशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये पी उपकोष है, कौन सा है? पी उपकोष है। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6। अगर ये ऐसी कंडीशन है यानी इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कंडीशन है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0, सबका जोड़ा बना हुआ है, कोई अयुग्मित है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये तत्व प्रतिचुंबकीय हो जाता है। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। और जो इनके आयन होते हैं उनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये भी प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करते हैं, अर्थात प्रतिचुंबकीय गुण दिखाते हैं, ठीक है ना। नंबर 8 है, अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट क्या है? इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। अभी आपने पढ़ा था
कि ये तत्व क्षारीय मृदा धातुएं अथवा क्षार धातुएं कहलाते हैं। तो इनका गुण ही है क्षारीय, इनका गुण ही है क्षारीय, इसलिए इनके जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो भी क्षारीय ही होंगे। ठीक है। नंबर अगला है 9 नंबर है आपका, और लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, यानी बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही रिएक्शन करते हैं जल्दी से, बहुत ही एक्टिव। जिसमें कि सोडियम तो एक ऐसा तत्व है, ऐसे धातु है सोडियम, जो कि पानी में भी आग लगा देता है, वो भी बिना माचिस के। जादू, आप जादू दिखा सकते हैं, पानी में अगर सोडियम को हम छोड़ देंगे तो तुरंत आग लग जाएगी, लेकिन उसी सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, वाष्पशील यौगिक होता है, अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो ये भाप बन करके उड़ जाएगा। तो ये थे हमारे एस ब्लॉक तत्वों के लक्षण, ठीक है ना, एस ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं थी। अब हम चलते हैं आगे, तो हमारा ये एस ब्लॉक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे पी ब्लॉक। तो हमारी हेडिंग बनती है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। इनकी भी डेफिनेशन उतनी ही सरल है जितनी की एस ब्लॉक की थी, अर्थात उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपकी डेफिनेशन बनती है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या बनती है डेफिनेशन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश पाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश पाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते। बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब हमारा पी ब्लॉक के तत्व के बाद में। तो इनकी अगर हम लक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, तो इनके लिए हेडिंग हम डालते हैं लक्षण या विशेषताएं देखते हैं। तो लिख सकते हैं कि इस ब्लॉक के नंबर 1 पर लिखेंगे, इस ब्लॉक के सभी तत्वों, इस ब्लॉक के सभी तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP 1 से NH2, ये माइनस नहीं है बेटा, NH2 NP 1 से 6 होता है। वे तत्व, इस ब्लॉक के सभी तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP 1 से 6 होता है, NH2 NP 1 से 6 होता है, ठीक है ना। क्या होता है भैया, NH2 NP 1 से 6 होता है। अब हम विन्यास करके देखते हैं, जैसा कि बोरान 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ये विन्यास होगा हमारा। कार्बन का करते हैं 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, और इसके बाद नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का विन्यास 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p5, और नियोन का 10 होता है, 1s2 2s2
2p6। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तत्वों का। क्या होता है भैया? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, जो कि आपने लिखा था इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2NP6 होता है। भैया देखो NH2NP6 तक है, NH2NP 1 2 3 4 5 अर्थात 1 से 6 होता है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? कितना होता है विन्यास? NH2NP 1 से 6 होता है। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम चलते हैं इनके लक्ष्य। पहला हो चुका है, अब नंबर 2 पर, तो इसको हम साफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। लक्षण नंबर 2 पहला हो चुका था। नंबर 2 की बात करते हैं कि ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, ये तत्व क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इन तत्वों की संयोजकता कैसी होती है? चेंज होती है, परिवर्ती होती है, अर्थात निश्चित नहीं होती है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। PCl3 और PCl5, यहाँ पर फास्फोरस की संयोजकता +3 है और यहाँ पर +5 है। देखिए तत्व दोनों में एक ही है, संयोग करने वाला भी तत्व एक ही है, लेकिन संयोजकता का डिफरेंस हो जाता है ना। संयोजकता क्या हो जाती है? भिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं इन तत्वों के बाह्यकोश का जो संयोजकता है वो निश्चित नहीं होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बढ़ाया था कि संयोजकता केवल और केवल S ब्लॉक तत्वों की निश्चित होती है, बाद बाकी किसी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना। नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 3 पर आते हैं। 3rd नंबर आपका क्या है? इस ब्लॉक में धातु अधातु एवं उपधातु तीनों रखे गए। हाँ भैया ये बढ़िया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि यही एक ऐसा ब्लॉक है, P ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु और अधातु तीनों रखे गए हैं। धातु हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं, तीनों इसी वर्ग में रखे गए हैं। बाद बाकी जितने ब्लॉक हैं, यानी S ब्लॉक बचा, D ब्लॉक बचा और F ब्लॉक बचा, इन तीनों ब्लॉकों में केवल और केवल धातुएं रखी गई हैं। यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों रखे गए हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4। समझ में आ गया होगा? तीनों रखे गए हैं, धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। ठीक है ना। अगला नंबर है ये तत्व वैद्युत संयोजी सहसंयोजी और उपसह संयोजी। ये तत्व वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसह संयोजी तीनों प्रकार के ये तत्व वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसह संयोजी तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अर्थात वैद्युत संयोजी जिनमें आयन बनते हैं, सहसंयोजी जिनमें साझेदारी से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, उपसह संयोजी में साझा भी होता है और इलेक्ट्रॉन दान भी किया जाता है। तो ये यौगिक ऐसे हैं, ये तत्व ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है ना। अर्थात तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। नंबर 5 पर चलते हैं कि इनका आयनन विभव अधिक होता है।
इनका आयनन विभव अधिक होता है। अर्थात आयनन विभव क्या होता है बेटे, इसी चैप्टर में आगे डिटेल से पढ़ना है कि किसी तत्व के परमाणु या किसी परमाणु के बाह्य कोश से, बाहरी बाह्य कोश मतलब बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वह उसका क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। वो ऊर्जा जो होगी वो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाएगी। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आपकी लड़ाई हो जाती है किसी से और कोई लड़का आपको पीट के चला जाता है, तो आप क्या कहेंगे, मैं तुझे घर से मारूंगा, घर से निकाल के मारूंगा। तो घर से निकाल के मारने के लिए अकेले तो आप नहीं चले जाएंगे, अगर आप अकेले जाएंगे तो पिट के फिर से आ जाएंगे, होगा कि नहीं ऐसा। तो आप क्या करेंगे, 2-4 गुंडे इकट्ठा करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तब जा करके उसको घर से निकाल के मारेंगे। तो आपने जो एनर्जी वेस्ट की, जो ऊर्जा व्यय की, वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। तो इनके आयनन विभव अधिक होते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। ठीक है ना, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो भी अधिक होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की जो कैपेसिटी है इनकी ज़्यादा होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट जो पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण थे, है ना। पी ब्लॉक तत्वों के ये लक्षण थे। और अब हम आगे चलते हैं कि तो ये पी ब्लॉक आपका कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का टॉपिक जो भी होगा वो अगले उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है ना, अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। अब इसी वीडियो में मैं आपको आवर्त सारणी सेंड करने जा रहा हूँ, आवर्त सारणी के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे बनती है और क्या होती है। ठीक है ना, और कैसे उसे कलेक्ट कर सकते हैं। या अगले वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ आवर्त सारणी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है ना, उसे याद करने के तरीके से।